my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। वन शॉर्ट वीडियो में सारा चैप्टर समझ लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे से करेंगे। जितने तुम्हारे बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दिस वन शॉट यू कैन बी एश्योर्ड कि भैया तुम्हें कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी भी बहुत आसान लगेगी और पॉलिनोमियल का एक एक टॉपिक तुम्हें क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एक मंत्र जाप करेंगे और वो मंत्र जाप क्या है कि ये इस पूरी क्लास 10th का सबसे इजी चैप्टर है। जब आप यहां से सोच लोगे कि चैप्टर इजी है तो कभी भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर दिमाग में चलता रहेगा कि यार मैंने पॉलिनोमियल का क्वेश्चन देखा था भाई बड़े मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, भाई बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो कभी भी इजी से इजी चैप्टर भी तुम्हें बेकार वो मुश्किल ही लगता रहेगा। तो अगर इस चैप्टर को टुच्चा सा बनाना है तो सबसे पहले अपने मन को समझा लो कि ये सबसे आसान चैप्टर है, ये तो 10th क्लास में होना डिजर्व भी नहीं करता, इतना ईजी चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। वैसे तो बहुत कन्वीनियंटली मैं बोल सकती हूँ कि देखो बेटा 9th क्लास में आप ये पढ़ के आए थे तो आपको पता ही होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम यहाँ पे आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये तो आप पढ़ के आए हो। सो इस चैप्टर को भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें क्या पता पॉलिनोमियल्स क्या होता है, भैया हम तो अब सीख रहे हैं पहली बार। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझने से पहले ना यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं, इनको समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो इसके नाम में ही है वैरी। वैरी का क्या मतलब है, ऐसी चीज जो चेंज होती रहे। सो हमारे एक्सप्रेशंस में, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे भी जाऊंगी, इस तरीके से बेसिकली जो होते हैं ना इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, s r, जो भी मतलब कुछ भी ऐसे हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे x y z ये सब है तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसी के ही ऑपोजिट आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, जो हमारी चीजें फिक्स्ड होती है। जैसे इस इक्वेशन में 2 हमारा फिक्स है, जैसे ये 7x है, अगर मान लो x 1 है तो ये 7 × 1 7 हो जाएगा। x अगर 2 है 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। x अगर 3 है 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट और ये जो हमारा x है ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो वेरिएबल और कांस्टेंट समझ आ गया। हाँ, कहीं कहीं आपको देखने को ना ऐसे भी मिलेगा कि बोल रखा है ax प्लस by, लेट्स सपोज यहाँ पे a की वैल्यू निकालो। अब ये x जो है ये वेरिएबल है, a हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट के लिए भी कभी कभी सिंबल यूज होते हैं, लेकिन इस a की एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। x में हमारे साथ होगा यार एक बार 0 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, तो अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये फिक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये टर्म्स क्या है, टर्म्स बेसिकली क्या होता है, जैसे ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये इन बीच में प्लस दिख रहा है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इस तरीके से ये अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, सो हम ऐसा कह सकते हैं जैसे एक कांस्टेंट है वो एक टर्म है। ठीक है, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है जैसे आपके पास लिखा हुआ है x, ये भी एक टर्म है। x स्क्वायर का क्या मतलब है, x मल्टीप्लाइड बाय x, तो x स्क्वायर भी एक टर्म है। अगर आपके पास लिखा हुआ है 4x तो ये क्या हो रहा है, 4 कांस्टेंट, x हमारा वेरिएबल, तो मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे x क्यूब देखा जाए तो -1 × x क्यूब है ये, और x क्यूब को भी फर्दर में लिख सकती हूँ x × x। तो ये मल्टीप्लाई वाले पूरे हमारी एक टर्म ही बन रही है। जैसे यहाँ प्लस आ गया तो ये अलग हो गया, ये अलग टर्म बन गई, ये अलग टर्म बन गई, ये अलग टर्म्स बन गई। सो ये सारी हमारी अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, कांस्टेंट को भी हम टर्म बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 को मैं एक अलग टर्म बोल रही हूँ। वेरिएबल में मेरे पास है जैसे 7x है, सो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, ये भी एक टर्म है। खाली x होता तब भी मैं कहती हूँ टर्म है, मतलब मल्टीप्लाई है तो उनको साथ लेके एक टर्म बनाते हैं, लेकिन जैसे एक्सप्रेशन के बीच में प्लस माइनस ये ऑपरेटर्स आ गए सो भैया हम कहते हैं नहीं नहीं भाई तू अलग टर्म है, तू अलग टर्म है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे मैं इतनी देर से बोल रही हूँ ये ब्लू वाला क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई हमारी टर्म्स अलग अलग टर्म्स प्लस माइनस जब होती है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती है। अलग अलग टर्म्स जब ऐसे प्लस माइनस वगैरह होते हैं तो वो पूरा एक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसको हटा देते हैं, ये जो है क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? हाँ पॉलिनोमियल भी है। तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है? हाँ। तो मतलब क्या सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? नहीं। क्यों? क्या फर्क होता है एक पॉलिनोमियल में और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में? पॉलिनोमियल पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी अलग अलग टर्म्स मिलके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती है, वैसे ही हमारी अलग अलग टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल बनाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में वाई प्लस 7y, ऐसे करके मैंने चलो कुछ भी लिखा, तो ये जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो ना एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल कहता है जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, सबको मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा। सिर्फ मेरी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या? कि जो मेरा वेरिएबल होगा, जो मेरा वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी, या जिसको हम बोलते हैं जो एक्सपोनेंट होगा, वो हमेशा एक होल नंबर होगा। होल नंबर होगा मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है, 2 एक होल नंबर है, हाँ, तो ये हमारा पॉलिनोमियल का पार्ट बन सकता है। सो जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2y, नहीं चलो खरी प्लस 2 लिख के इतना छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे भाई, पॉलिनोमियल है या नहीं? x देखा मैंने, यहाँ पे x है, दोनों की पावर 2 और 1 है, हाँ 2 और 1 दोनों होल नंबर होते हैं, मतलब ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर यहीं पे ही मैंने लिख दिया भाई 4x प्लस अंडर रूट में x लिख दिया, चलो मान लो, सो यहाँ पे जब अंडर रूट में x है तो इसका क्या मतलब है कि x की पावर 1/2 है। क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है सो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्या समझा हमने? कि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कह रहे हैं, जितने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सबको मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर तुम किसी को पॉलिनोमियल बोल रहे हो तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कभी भी एक होल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकती। मतलब कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता, ऐसे फ्रैक्शन में नंबर्स नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, पॉलिनोमियल की कंडीशन मान ली हमने, तो वहां से डेफिनेशन लिख ली कि सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, या हम कह सकते हैं हमारे वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स होल नंबर है, वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अभी कोफिशिएंट पे आती हूं मैं एक बार, क्योंकि ये डिस्कस किए तो जरा चेक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से नहीं है। ठीक है, सबसे पहले रूट एक्स प्लस 3, अभी हम बात करके है रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस 3। तो यहाँ वेरिएबल x है हमारा, पावर या एक्सपोनेंट 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो इस पे आ जाती हैं, x प्लस 1/x। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ऐसा सोचो कि यार इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको x ले लिया। ठीक है, ये बन जाएगा x स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x आ गया मेरे पास। क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचो 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 सोचो। अगर हम इसमें यहाँ पे भी ना जाते और मैं सिर्फ 1/x लेती, यहाँ पे समझना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कभी हमने पढ़े थे किसी जमाने में, वहाँ थोड़ा सा यूज कर रही हूँ। हमने देखा था कि अगर मेरे पास है लेट्स सपोज 1/x रेज टू द पावर a, ठीक है, a कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 1/x रेज टू द पावर a, अगर मुझे ये जो पावर वाला है ना इसको ऊपर लाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली आप इसको ऊपर ले आओ, लेकिन पावर नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अगर मेरे पास है 1/x रेज टू द पावर 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x रेज टू द पावर -3, एंड वाइस वर्सा। अगर मेरे पास है x रेज टू द पावर -2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/x रेज टू द पावर 2। मतलब जैसे ही रेसिप्रोकल कर देंगे ना हम, तो जो पावर है वो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे 1/x था मेरे पास, या इधर भी अगर देखोगे अपॉन में x है। अपॉन में x का क्या मतलब है, ये हो जाएगा, इस x को अगर मैं ऊपर लाऊं तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर -1। यहाँ पे पॉजिटिव वाला ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। अब हमें जज क्या करना था, पॉलिनोमियल है या नहीं। सो हमने क्या देखा था, कंडीशन क्या थी, पॉलिनोमियल की एक कंडीशन थी कि भाई मेरे जो वेरिएबल्स है ना उसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो पावर्स होंगी, वो कभी होल नंबर के अलावा नहीं हो सकती कुछ। तो क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं है। सो अगर -1 होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल कहेगा तेरे को पहले ही कहा था मैंने, अब तो पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। तो ये जो हमें गिवन है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। चलो
आगे अब किसी ने बोल दिया कि यार ये बताओ नंबर 2 है, -5 है, 7 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे तो मुझे वेरिएबल ही नहीं दिख रहा। लेकिन हमने पढ़ा था जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो तो टर्म्स का कलेक्शन होती है, तो हाँ टर्म तो है, कांस्टेंट भी तो एक टर्म होती है, तो मतलब ये सब क्या है, ये भी हमारे पॉलिनोमियल है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। अब इसी में ही क्या जीरो भी पॉलिनोमियल होता है? हाँ भाई, जीरो भी पॉलिनोमियल होता है, और इसको कांस्टेंट में नहीं रखा, इसको अलग से कैटेगरी दे दी कि ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। सो ये ध्यान रखना है, कभी कभी पेपर में ना कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं। आपको दिखेगा कि बताओ -5 पॉलिनोमियल है, आपका हो गया यहाँ तो ना x² दिख रहा है, ना x दिख रहा है, ना कोई वेरिएबल दिख रहा है, नहीं ये पॉलिनोमियल है। नहीं भाई साहब, है ये पॉलिनोमियल, ये हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आया? अब जो एक चीज पीछे अभी छोड़ के आए थे, हमने बात करी, जो नहीं करी बात, वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अभी इस चैप्टर में कोफिशिएंट का आगे एक बहुत बड़ा मेजर रोल ये कोफिशिएंट प्ले करने वाला है। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आते हैं। सो अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट बेसिकली होता है किसी भी वेरिएबल, यूजली होता है, वैसे तो कांस्टेंट के साथ भी कह सकते हैं, बट किसी भी वेरिएबल के साथ जो हमारी न्यूमेरिक टर्म होती है, जो हमारा न्यूमेरिक नंबर होता है, मान लो चलो जो न्यूमेरिक नंबर ही होता है, खैर जो भी न्यूमेरिक वहां पे साथ में दिखता है हमें, वो होता है कोफिशिएंट। ठीक है, आओ जरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा पूछते कैसे कोफिशिएंट, जैसे मुझे बताओ इस पूरे में x³ का कोफिशिएंट क्या है। क्या मतलब हुआ कि x³ के साथ क्या नंबर है? भाई x³ के साथ तो कोई नंबर नहीं दिख रहा, कोई नंबर नहीं दिख रहा, मतलब 1 मान लो, 1 इंटू x³ ही होता है ना। ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि x³ का कोफिशिएंट 1 है? कह सकती हूँ। क्यों? यहाँ माइनस नहीं दिख रहा तुम्हें, माइनस ऐसे ही छोड़ दोगे, क्या कहेंगे? x³ का कोफिशिएंट -1 है। तो चलो बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट 4 है, क्योंकि x² के साथ क्या नंबर है? 4 नंबर है। हमें बताओ भाई x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट 7 है, क्योंकि x के साथ कौन सा न्यूमेरिक है? 7 है। अब बताओ 2 का कोफिशिएंट क्या है? 2 का कोफिशिएंट जैसे उसका किया कुछ नहीं है, 1 इंटू 2 मान लिया, 1 कह देते हैं, लेकिन फिर से थप्पड़ पड़ जाएगा क्योंकि माइनस नहीं दिखा तुम्हें। सो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, वैसे ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर हम कहीं कांस्टेंट, जैसे भी हम आगे रिलेशनशिप देखेंगे कोएफिशिएंट का और बाकी जीरोस वगैरह का, सो वहां पे अगर कांस्टेंट कहेंगे तो हम इसको 2 नहीं -2 लेते हैं। ठीक है, यूजुअली कोएफिशिएंट ऐसे ही पूछे जाते हैं, x³ का, x² का, x का। ठीक है, कांस्टेंट के कम ही पूछे जाएंगे। चलो, बट तुम्हें सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है भैया? हाईएस्ट पावर। देखो, जैसे अगर आपसे कोई क्वालिफिकेशन पूछे अभी आगे जाके, जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, पीएचडी कर दोगे, तो जब भी कोई आपसे क्वालिफिकेशन पूछेगा, हम हमेशा कौन सी वाली बताएंगे? हाईएस्ट। जैसे किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो वो ये नहीं बोलेगा मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वो सीधा बोलेगा पोस्ट ग्रेजुएट। एंड किसी ने पीएचडी कर रखा है, वो पूरा नहीं बताएगा मैंने 12th करी, फिर ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने पीएचडी करी, ऐसे नहीं बताएगा ना, वो अपनी हाईएस्ट बताएगा, हाईएस्ट जो भी उसकी डिग्री होगी। सो यहाँ पे डिग्री से याद रखना है, जब भी डिग्री कोई पूछेगा पॉलिनोमियल की, सो क्या बताएंगे? हाईएस्ट पावर बताएंगे। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है x5 - x4 + 3, मतलब x⁵5 - x⁴ + 3। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा? x वेरिएबल है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? देख लो यहाँ पे हाईएस्ट पावर साफ साफ दिख रहा है, 5 है। सो देयरफॉर डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हमारी हो जाएगी 5, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे देखो y वेरिएबल है, इधर 2 है, 3 है, 8 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 8, तो ये 8 हो जाएगी। ध्यान देना अब अगला। अब बताओ 2 की डिग्री क्या है? अब आप सोचोगे इसकी कहाँ से डिग्री आ गई भाई, इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। लेकिन अगर इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं कि 2 इंटू वेरिएबल मैंने लगा लिया r⁻⁻�0, ये कैसी बात है? ऐसे कैसे आपने वेरिएबल लगा लिया? भाई देखो तो सही, मैंने क्या किया? मैंने किया x⁻⁻�0। एनीथिंग raised to the power 0 इज ऑलवेज
1। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि 2 इंटू 1, 2 ही तो होता है, कहाँ ही लाया मैंने, 2 ही तो है वो। सो दैट मीन्स जब भी किसी कांस्टेंट की हमसे डिग्री पूछी जाएगी तो वो क्या होगी, हमेशा डिग्री क्या होगी, 0। किसी भी कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होगी, 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल तो वहां है ही नहीं। अपनी मर्जी से अगर हम वेरिएबल लगाते भी है तो रेज़ टू द पावर 0 रखना पड़ेगा। तो हाईएस्ट डिग्री यही है हमारे पास, हाईएस्ट पावर यही है, तो ये हो गई डिग्री। अब इसी तरीके से किसी ने मेरे से पूछ लिया कि चलो भाई तुम्हें बड़ा पता है, बताओ भाई 0 का जो है डिग्री क्या होगी, तो आप कहोगे हाँ सेम ही तो है, 0 भी तो एक तरह से कांस्टेंट है, क्योंकि ये कोई याद थोड़ी रखेगा कि मैम ने अलग से बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, 0 पॉलिनोमियल होते हैं, तो हम इसको भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। हम कहेंगे इसकी भी डिग्री 0 होगी, है ना भाई, क्योंकि लिख सकते हैं ऐसे भाई 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, मतलब 0 इंटू 1 होगा, हाँ 0 है तो 0 होगी। लेकिन क्या मैं ये नहीं लिख सकती 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 10, x रेज टू द पावर 10 क्या होगा, वो तो x रेज टू द पावर 10 ही होगा भाई। लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 ही आएगा। 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 100 कर देती हूं मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं रेज टू द पावर 100 कर दूंगी और फिर 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 ही आएगा। 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2000 कर देती हूँ, क्या आएगा, 0 ही। 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 लाख कर देती हूँ, क्या आएगा, 5 लाख से ज्यादा हो गया, सोरा 50 लाख हो गया, चलो तब भी 0 ही आएगा। इसका मतलब इस केस में वहां पे तो हमने देखा था कि x की पावर जब मैं 0 कर रही हूँ तो 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 1 हो रहा था, तो कांस्टेंट की डिग्री हमने 0 बोली। लेकिन यहाँ पे तो मैं कुछ भी वेरिएबल लगा के उसकी कुछ भी डिग्री लिख पा रही हूँ, आंसर मेरे पास सेम ही रह रहा है। सो इसका मतलब जब 0 की डिग्री पूछेंगे तो दैट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि भैया कुछ भी हो सकती है, कुछ भी डिग्री मान लो 0 से मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली वो 0 ही बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि डिग्री बताओ, अगर नॉर्मली आपको दे रखा होगा तब तो आप बता ही दोगे यहाँ से देख के। कांस्टेंट का पूछेगा तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, और 0 की ही डिग्री पूछ ली तो दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो अब आगे जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आया, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो देखो यहाँ पॉलिनोमियल x प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स रेशियो 1 x4, अरे भाई सबसे बड़ी पावर 4 है, 4 हो गया आंसर, कितना आसान है ना बेटा। ये जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं दिखा आपको क्या, प्लस माइनस थोड़ी लगाए। अगर हाँ ऐसा होता कि x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेशियो 4 प्लस 1 इस तरीके से होता तो आप कहते कि हाँ भैया ये है हमारा जिसकी पावर सबसे ज्यादा, तो डिग्री 4 हो गया। लेकिन अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कृपया करके मल्टीप्लाई करिए पहले। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या है हमारे पास x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1। सो x पहले सबसे मल्टीप्लाई होगा, x को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब आ गया, x को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, x को x रेज़ टू द पावर 4 से करेंगे x रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा, है ना। 4 ऑलरेडी है, एक और मल्टीप्लाई कर दिया 5 हो जाएंगे। देन x को 1 से किया x आ जाएगा। देन 1 को इस सबसे करोगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4, मतलब इन शॉर्ट सेम ही रहेगा पूरा। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपने पास माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 5, इधर बचा प्लस, अच्छा पहले वो भी है एक माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4, और इधर है प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 3 और साथ में प्लस 1। अब मुझे बताओ क्या अभी भी हाईएस्ट पावर 4 है? नहीं, अब हाईएस्ट पावर क्या हो गई, हाईएस्ट पावर 5 हो गई, मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 5 है। कभी भी अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं ना तो थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के देखते हैं। अगर तुमसे इतना इजी पूछना होता तो ऐसे नहीं कि हाँ बस लिख दिया, बस जो देखा आंख बंद करके आंसर लिख दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। ठीक है, अब वैसे तो ना हर जैसी मेरे को टॉपिक पढ़ती हूँ ना मेरे मुंह से वही निकलता है कि ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कौन मान रहा है कि 9th में हम पूरा अच्छे से पढ़ के आए हैं। हम तो ये मान रहे हैं हमने तो कभी सुना ही नहीं क्या होता है लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, सो ये है तीनों बेसिकली पॉलिनोमियल्स के टाइप है विच आर बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री तो पढ़ के आए हो ना भाई, क्या होती है हाईएस्ट पावर। सो अगर हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट पावर के जब उसको नाम दे दिया डिग्री तो डिग्री लिखेंगे।
अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है सो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि 2x प्लस 7। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है, इसकी पावर क्या है 1। क्या x कहीं और दिख रहा है, नहीं। क्या हाईएस्ट पावर और दिख रही है, नहीं। सो ये क्या हो गया, इस तरह से जो होगा वो होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक हमारा होता है जिसकी डिग्री होती है 2, मतलब 2 से बड़ी पावर नहीं हो सकती। अब इसमें खाली 1 वाले भी हो सकते हैं, जैसे मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर वाला हो सकता है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो डिग्री तो 2 ही मानी जाएगी। सो इस तरीके से जो होते हैं ये होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके बाद क्यूबिक, अभी तो अब तो नाम से पता चल गया होगा। सो क्यूबिक होते हैं जिनकी डिग्री होगी 3, मतलब 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। सो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब वो है नहीं, बट आगे कभी अगर ऐसा हो जाए कि अगर आपसे पूछा जाए डिग्री 4 अगर हो तो वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, सो उनको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, वैसे ज्यादा क्वेश्चन तो तुम्हारे क्यूबिक के भी नहीं है, तो यहाँ तो बहुत ही दूर पहुंच गए हम। ठीक है, अब सबकी एक जनरल फॉर्म होती है, जैसे कि अगर लीनियर है, हमें पता है हाईएस्ट पावर क्या है उसकी 1 ही है। सो वो कैसे लिखा जाता है, a के साथ, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसके साथ x प्लस साथ में कोई नंबर, तो ये जनरल फॉर्म होती है। इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म बोले, सो यहाँ पे इसकी क्वाड्रेटिक की ध्यान से समझना, आगे बड़े सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ax स्क्वायर, फिर एक x की टर्म आ गई b के साथ, फिर हमारे पास कांस्टेंट आ गया। सो ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक की। इसी तरीके से क्यूबिक पे अगर हम जाएं, सो सबसे पहले x क्यूब वाला, फिर हमारे पास x स्क्वायर वाला, फिर हमारे पास x वाला, और फिर साथ में कोई कांस्टेंट। सो ये हो गया हमारा क्यूबिक की जनरल फॉर्म। ठीक है, क्या देखा हमने भाई, पहले x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ना ये भी हो सकता है, मान लो अगर मेरे पास ऐसे हो 4x स्क्वायर प्लस 7। सो यहाँ पे टर्म्स तो मुझे 2 ही दिख रही हैं, लेकिन मैं इसको कह सकती हूँ क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 2 ही है ना, तो रहेगा ये क्वाड्रेटिक ही। और अगर कभी आगे क्वेश्चन में ऐसे हो कि यार हमें तो ये b चाहिए, तो सिंपल इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा। तो इसको अगर जनरल फॉर्म में भी लिखना है तो ये रही इसकी जनरल फॉर्म। बस क्या फर्क है कि ये वाली जो टर्म है वो 0 है हमारी बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू क्या होता है, एक पॉलिनोमियल है आपके पास। अच्छा, पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से, जैसे px, अगर वेरिएबल x है, अगर वेरिएबल y है तो y लिख देंगे। अब जरूरी नहीं है कि p से पॉलिनोमियल हो तो p ही लेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं qx। x के रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेरिएबल है, वो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x है। अगर वो वेरिएबल y है तो इसको जैसे हमने r लिख दिया और यहाँ पे y लिख देंगे, बस ये अंदर वही रहेगा जो आपका वेरिएबल है, ऊपर इसके आगे आप p q r कुछ भी लिख सकते हो। इस तरीके से पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल की, सो वैल्यू निकालने का मतलब होता है, जैसे x है, x हमारा वेरिएबल है, सो उसकी आपको कुछ वैल्यू दे दी, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया x 1 है, तो सिंपल क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करना है। सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस 7। सो ये हो गया 5 1 5 माइनस 3 प्लस 7। सो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, ये आ जाएगा प्लस 7, ये आ गया हमारे पास 9। सिंपल। सो हमारे पास अगर पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, वैल्यू तो तुम्हें समझ आ गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे तुम्हें बताया कि x की वैल्यू 1 पुट करो तो कुछ आंसर निकलेगा, जैसे अभी 9 निकला था हमारा। इसी तरीके से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x या जो भी वेरिएबल है, सो वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू जिससे हमारा जो पॉलिनोमियल है,
हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। क्या मतलब इसका, क्या मतलब हुआ? जैसे हमने लास्ट में देखा कि जब x की वैल्यू मैंने 1 डाली तो मेरे पास 9 आया। उसके बाद अब मैं कह रही हूँ कि x की मैं कोई ऐसी वैल्यू डालूं जिससे आंसर 0 आए। मतलब एग्जांपल देखो 5x + 5, ठीक है। अब मैं आपको कह रही हूँ यार x की ना कोई बढ़िया सी ऐसी वैल्यू बता कि मैं सॉल्व करूं और मेरा आंसर 0 हो जाए। तो दिमाग में आया कि चल x की वैल्यू -1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है भैया 5 × -1 करेंगे, इधर +5 है, 5 1 5, -5 +5 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये जो पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल में x जब हमने -1 रखा तो पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका क्या मतलब कि ये x की जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या इसको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस और रूट्स क्या होते हैं? ऐसी कोई वैल्यू जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, ये थोड़ा सा कोफिशिएंट का खेल आएगा इसमें, अभी इस पे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? किसी का भी अगर जैसे मैं लेट सपोज लिख दूं 4x + 7, अब यहाँ पे कोई x की वैल्यू बताओ जिससे कि मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अब ये कैसे निकालेंगे? यहाँ तो चलो गैस वर्क चलिए, इतना सिंपल दिख रहा था कि यार +5 ऑलरेडी है, यहाँ माइनस आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, जो भी आपको गिवन है उसको 0 के इक्वल रख लो। अब क्या करेंगे, 7 है उसको उधर भेजो, ये हो जाएगा 4x, 7 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का 7, x हमारा हो जाएगा -7 अपॉन में 4। सो ये x की वैल्यू आई है। इस x की वैल्यू को जब तुम यहाँ पुट करोगे, करके देख लो, ये है 4, x की जगह -7 अपॉन 4 डालो एंड +7। सो ये 4 से 4 कैंसिल, -7 + 7 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। सो यहाँ पे ये क्या है? -7 अपॉन 4 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? 0 हो गया या रूट हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब जरा एक बार रिवाइज करते हैं कि जब हम जनरल फॉर्म्स की बात कर रहे थे तो उस जनरल फॉर्म में मैंने क्या बोला था कि ये जो हमारा लीनियर वाला होता है, जो हमारा लीनियर वाला पॉलिनोमियल होता है, उसकी जनरल फॉर्म होती है ax, a कोई भी नंबर हो सकता है, x प्लस साथ में कोई कांस्टेंट होगा। सो ax + b ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। सो यहाँ पे देख लो, जैसे ax + b, ax + b, ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। अब वो कह रहे हैं जैसे आपने ये जीरोस निकाले ना, एक बार हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, एक बार आपने 0 के इक्वल रख के दिया ले, वो कह रहे हैं कि भैया कोफिशिएंट्स की मदद से भी आप आराम से जीरोस निकाल सकते हो। कैसे? उसका फॉर्मूला उन्होंने बोला कि -b अपॉन में a कर लो। -b, b मतलब क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट वाला। सो माइनस जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका कांस्टेंट अपॉन में a क्या होता है? हमारे x का कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। तो क्या फॉर्मूला दिया उन्होंने कि कोई भी तुम्हारे पास लीनियर वाली इक्वेशन, जो भी आपके पास लीनियर वाला पॉलिनोमियल है, उसमें आप ये फॉर्मूला लगाओ, आपको ऐसे करके 0 मिल जाएंगे। करके देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे था, क्या था? 4x + 7। अब मैंने कुछ नहीं यहाँ पे कैलकुलेशन करी, मैंने सिर्फ फॉर्मूला देखा -b अपॉन a, जिसमें 7 मेरा कांस्टेंट है, तो -7 अपॉन में a है x के साथ वाला 4। क्या मिल गया मेरे को? भाई साहब एक स्टेप में आ गया -7 अपॉन 4। नहीं, एक बार इसमें चेक करते हैं। हमारे पास था 5x + 5, इसने बोला माइनस का कांस्टेंट रखो अपॉन में a रखो। सो ये क्या हुआ? 5 से 5 कैंसिल, -1, ये भी सही मिल गया हमें। सो अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये फॉर्मूला, वैसे तो देखो यार, जब भी कोई इक्वेशन बोलती जाऊंगी मैं, लीनियर पॉलिनोमियल आएगा ना, तो ये 0 रख के निकालना बहुत आसान है। ये बस क्योंकि बुक में दे रखा था तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है भैया, असर्शन रीजनिंग में ना ऐसे करके पूछ लेते हैं, तो तुम्हें पता नहीं होगा, कहोगे मैंसी मैम का लेक्चर तो देखा था, कहीं उन्होंने बात ही नहीं करी थी कि इसमें होता है। लेकिन ये बात कर दी गई है, अगर असर्शन रीजनिंग के किसी क्वेश्चन में आ गया तो लिख देना। ठीक है, क्या होता है? -b अपॉन a। -b बोले तो हमारा कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। टर्म्स ही उसके बाद बेचारे के पास 2 होती हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये ग्राफ्स क्या करते हैं ना, ये हमें बताते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। अब आप सोचोगे कितने जीरोस का क्या मतलब है, देखो जीरो समझ में आ गया कि x की कोई ऐसी वैल्यू जिससे हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या वो एक ही वैल्यू हो सकती है? अभी जो हमने एग्जांपल दिए उसमें हमने देखा एक एक वैल्यू हमें मिल गई जिसको हमने पुट किया, आंसर हमारा जीरो आ गया। लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 9, सो एक्स की वैल्यू बताओ जिससे मैं पुट करूं और मेरे पास आंसर जीरो हो जाए। 3 अगर मैं पुट करूं तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 क्या होगा, 3 3 जा 9 माइनस 9 जीरो हो गया, तो 3 एक जीरो आ गया हमारे पास। अब अगर मैं कहूं कि यार नहीं 3 की जगह -3 पुट करो, सो -3 का स्क्वायर माइनस 9 -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, सो ये हो गया हमारा फिर से जीरो, तो मतलब -3 भी है। तो हमने देखा यहाँ पे x की 2 वैल्यूज हो सकती है जिसको पुट करके आंसर जीरो आ रहा है। अब इसमें बहुत सिंपल तो ये है कि जो लीनियर होता है उसमें x की एक ही वैल्यू आती है, क्वाड्रेटिक में x की 2 वैल्यू, क्यूबिक में x की 3 वैल्यू, इस तरीके से होता है। ठीक है, कभी कभी जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसमें भी दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये ग्राफ क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल, यहाँ तो कहीं पे भी पॉलिनोमियल नहीं लिखा हुआ, तो ये हमें बताएंगे किसी भी पॉलिनोमियल में कितने नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे। और कैसे बताएंगे, सिंपल से आपको देखना है कि जो भी आपका ग्राफ है, जो भी ग्राफ बोले तो मतलब यहाँ पे जैसे ये लाइन आ रही है या ऐसे बन रहा है, जो भी ये इसको मैं ग्राफ बोल रही हूँ, जो भी ये कर्व बन रहा है, बेसिकली जो भी आपका ग्राफ या इसको कह लो जो आपका कर्व बन रहा है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे पहली बात देखो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, ये बना है ग्राफ, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा, तो मतलब इसके जीरोस एक भी नहीं है। यहाँ पे देखिए तो ये ग्राफ इस तरीके से, एक्स एक्सिस कहाँ है, ये रहा, तो क्या ये कट कर रहा है? जी बिल्कुल, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब एक जीरो होगी। नेक्स्ट अपना ग्राफ देखो इस तरीके से है। अब ये हमारी एक्स एक्सिस एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, 2 जगह कट कर है, मतलब 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगी। फिर ये वाला ग्राफ देखो, ये हमारा ग्राफ गया ऐसे 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 और ये रही हमारी एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, तो 3 जीरोस हो गई। इसी तरीके से ये गया ग्राफ जू 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 और ये हमारी एक्स एक्सिस। चेक क्या करना है, एक्स एक्सिस पे, सो 1 2 3 4 4 होंगे इसके। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो, ये तो पूरा रोलर कोस्टर राइड लग रहा है भाई साहब। ये गया और ये हमारी एक्स एक्सिस देख लो कहाँ कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, भाई साहब 5 जगह कट हो रहा है। मतलब जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा उसकी 5 जीरोस होंगी, 5 रूट्स होंगे या 5 ऐसी वैल्यूज होंगी जिसको पुट करने पे आंसर जीरो आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिग्री 0 वाले कौन से कांस्टेंट होते हैं, मतलब x पे एक बार भी नहीं है। डिग्री 1 वाले मतलब लीनियर 1 0, क्वाड्रेटिक 2 0, क्यूबिक हमारे 3 0, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ बाई क्वाड्रेटिक आ गया, फिर हमारे पास क्विंटिक आ गया। जिसमें ये सब तुम्हारे काम के नहीं है, ये हाँ आ सकता है कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। ठीक है, अब जरा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े सिंपल सिंपल होंगे। जैसे ये है, यहाँ पे बताओ, फिर से वही तरीका अपनाते हैं भाई। ये हमारा गया ग्राफ ऐसे, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, बताओ कहाँ मीट हुए हैं, ये रहे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये रहा हमारा ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, अब इस केस में हमारी एक्स एक्सिस ये रही, कितनी बार कट हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो क्या आ गया हमारे पास 2 आ गई जीरोस। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये ग्राफ जा रहा है ऐसे ऐसे, हमारी एक्स एक्सिस बेचारी ये रही, कितनी बार कट हुआ, एक बार 2 बार 3 बार, तो कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी, 3 जीरोस होंगी। आगे आ जाओ, यहाँ पे ये रहा हमारा ग्राफ, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ कट हो रहा है वो मैटर नहीं करेगा, एक्स एक्सिस से कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पे, तो कितनी नंबर ऑफ जीरोस 1। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पे हमारे पास ये जा रहा हमारा और ये रही हमारी एक्स एक्सिस, कितनी बार मिल रहे हैं, एक जगह पे टच हो रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 1 नंबर ऑफ जीरोस। उसके बाद ये वाला ग्राफ देख लो भाई, ये गया हमारा ऐसे ऐसे ऐसे,
ये रही हमारी एक्स एक्सिस, आओ जरा काउंट करें, 1 2 3 4 पॉइंट्स पे मिले। सो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गई। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x इज गिवन बाय, अब पॉलिनोमियल क्या है, px, मतलब वेरिएबल क्या है हमारा x। अब यहाँ पे जरा देखो x हमारी जो है, कहाँ गया ग्राफ, अरे बाजा भाई, ये रहा आपका ग्राफ, जीरो 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 जीरो, कहाँ चेक करते हैं, एक्स एक्सिस पे चेक करते हैं। कॉमन पॉइंट कहाँ है, ये रहा कॉमन पॉइंट। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ओनली 1। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दैट आर कॉमन टू बोथ द पॉलिनोमियल्स, एक्सप्लेन योर आंसर। नंबर ऑफ जीरोस जो दोनों में कॉमन होगी, देखो जरा यहाँ से अगर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखें इस तरीके से जा रहा है, दूसरे का अगर हम देखें तो इस तरीके से जा रहे हैं। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल वो कहाँ दिखेंगे, जीरोस कहाँ होगी, जहां एक्स एक्सिस होगा। अब एक्स एक्सिस और दोनों पॉलिनोमियल अगर कहीं मिल रहे हैं तो वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। इसमें ये वाला कर्व भी आ गया, ये भी आ गया और हमारी एक्स एक्सिस भी आ गई, मतलब सिर्फ एक। अभी कंफ्यूज आपको कहाँ कर सकता है, पहला आप सोच सकते हो कि यार देखो ये वाला जो है यहाँ पे भी तो दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, पर क्या ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, नहीं, तो मतलब ये तो कोई जीरो ही नहीं है ना, हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट देखना है। यहीं पे बच्चे ज्यादातर गड़बड़ करेंगे कि इस पॉइंट पे भी दोनों पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं बट यहाँ एक्स एक्सिस नहीं है। सो आपको ये पॉलिनोमियल भी देखना है, ये पॉलिनोमियल भी देखना है और एक्स एक्सिस भी होना चाहिए, और तीनों मिल रहे हो वो सिर्फ एक पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास फैक्टराइजेशन, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा क्या मतलब ग्राफ का ही पार्ट है, जो इसके बेस क्वेश्चन आ जाते हैं वो कवर कर लेते हैं। जैसे अभी हमने इतने सारे ग्राफ स्टडी करे, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा पैराबोला शेप के होते हैं। पैराबोला शेप बोले तो इस तरीके से दिखेंगे आपको या इस तरीके से दिखेंगे, इस शेप को हम पैराबोला शेप बोलते हैं। आपके बेसिकली केस बेस्ड स्टडी में, सर्शन रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा पैराबोला होते हैं। अब इसमें भी ये अपवर्ड होगा कि ये डाउनवर्ड होगा, इस तरीके से है तो मतलब ये डाउनवर्ड हो गया, एंड अगर ये जा रहा है ऐसे तो ये जा रहा है मतलब अपवर्ड। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डाउनवर्ड होगा अपवर्ड, बहुत आसान है, क्वेश्चन है ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आपको पॉलिनोमियल दे दे, कुछ भी पॉलिनोमियल दे दे, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा। इसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, ये जो x² का कोफिशिएंट है, ये जो हमारा a है, अगर तो a जो है वो पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे प्लस का है, जैसे इक्वेशन है 4x² प्लस 7x माइनस 8, इस तरीके से आपने देखा x² के साथ 4 है, 4 हमारा पॉजिटिव है, तो हमेशा देखेंगे a अगर हमारा पॉजिटिव है तो जो पैराबोला है वो हमेशा ऐसे अपवर्ड बनेगा। ठीक है, और इसी में अगर होता -7x² प्लस 4x प्लस 8, इस तरीके से होता। हमने देखा x के साथ जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब पैराबोला डाउनवर्ड शेप का बनेगा, या आप कह सकते हो a हमारा अगर 0 से बड़ा है तो अपवर्ड, a हमारा 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड। ठीक है, इसके बेस क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल मतलब है पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालना। अब पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या काम करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल था, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल था, ठीक है, इसका मैंने बोला कि ये इसका फैक्टर है। क्या मतलब है इसका, पहले तो फैक्टर समझते हैं सिंपल उसमें। जैसे मैंने आपको बोला 7 इज अ फैक्टर ऑफ लेट्स सपोज 343, इसका क्या मतलब है कि 7 को जब मैं डिवाइड करूंगी 343 से, सो इसको सॉल्व करके आंसर 0 आएगा। और सिंपल ले लो, इफ आई से 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16, तो इसका क्या मतलब है 16 और 2 जब डिवाइड होंगे तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल के केस में भी अगर मैं कह रही हूँ x+1 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि जब इस x+1 को हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल से तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं
जैसे इस फैक्टर्स ना हमेशा ऐसे दे रखे होंगे, जैसे x+1 फैक्टर हो गया, 2x+7 एक फैक्टर है जी, या आ गया x-7 फैक्टर है, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकती हूँ जैसे अगर x+1 एक फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू कुछ आएगी, क्या आई, -1। तो घूम फिर के वही बात है कि भैया x की वैल्यू जब -1 आप पुट करोगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। समझ में आया? दोबारा से समझाती हूँ। अगर आपके पास बोल रखा है कि x-1, अभी इमेजिनरी है, करने मत बैठ जाना कैलकुलेशन, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ लेट्स सपोज 3x² रैंडम लिख रही हूँ मैं, ठीक है, चेक करने मत बैठ जाना, 3x² + 7x + 4, चलो इतना लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ x-1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब x-1 = 0 रखा, x की वैल्यू 1 आ गई, तो मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करूंगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे समझ आया? जब हम बोल रहे हैं ये इसका फैक्टर है, मतलब इससे x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो जब यहाँ पुट करोगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। या मैं कह सकती हूँ ये जो आई मेरे पास वैल्यू, ये क्या है, 0 है या रूट है, ये सब हम पढ़ के आए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये फैक्टर्स निकालोगे कैसे? सो फैक्टर्स जैसे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, सो हमारा ये अब मैं फिर से बोलूँगी, पहले पढ़ के आए हो, क्योंकि पढ़ के आए हो भैया, 9th में पढ़ा है सब कुछ, पर कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक है, हम कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करके। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकाल लेते हैं, हम फाइंड करते हैं उसके फैक्टर्स। अब उसको आप फैक्टर्स कह लो, या इस फैक्टर से हम जीरोस निकालते हैं। जीरोस मतलब x की ऐसी वैल्यू निकालते हैं जिसे पुट करते ही हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, वो 0 हो जाएगा। जैसे हमने देखा जब हमारे पास लीनियर होता है 4x + 7, सो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको इक्वल रख देते हैं 0 के, सो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये क्या निकला, ये 0 निकला। पर क्वाड्रेटिक के केस में इतना आसान नहीं होता, इसलिए पहले हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, उससे हम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर जो फैक्टर्स आते हैं उनको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें रूट्स मिल जाते हैं। बार बार जीरोस बोलूंगी कंफ्यूज हो जाओगे। रूट्स मिल जाते हैं मतलब x की ऐसी वैल्यूज मिल जाती हैं जिसको पॉलिनोमियल में पुट करते ही हमारे पास पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब एक बार मिडल टर्म स्प्लिटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा क्या, यहाँ पे जो दे रखा है ये ले लेते हैं, ठीक है, ये भी सिंपल सा ही है। हमारे पास है x² - 2x - 3, ठीक है। अब अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, या मुझे अगर लिखा है कि इसको फैक्टराइज करना है, या मुझे बोल दिया कि आपको इसके रूट्स निकालने हैं, सबका एक ही मतलब है, मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। सिंपल मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, लास्ट वाला और ये मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3। बेसिकली अब 3 के आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करके -2x आए और मल्टीप्लाई करके 3 आए, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं, 2 1 2 1 करेंगे, 2 + 1 3 होता है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करके 3 चाहिए, प्लस माइनस करके नहीं। सो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए। अगर मैं 3 और 1 ले लूँ, सो देखो 3 × 1 3 होता है, 3 - 1 2 होता है, तो मतलब 3 और 1 फैक्टर होंगे। अब x² तो एज इट इज लिखा, इस -2x को हमने स्प्लिट कर दिया। ध्यान रखना है फैक्टर्स तो 3 और 1 है, लेकिन साइन माइनस का चाहिए, तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन और साथ में जो 1x है उसके साथ प्लस का कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2x आ जाएगा, लेकिन बड़ा 3 है इसलिए माइनस का 2x आएगा, ठीक है। उसके बाद -3 एज इट इज। अब इन दोनों में देखो हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, इधर बचा x - 3। इधर देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा x - 3। हमेशा क्या ध्यान रखना होता है कि यहाँ जो 2 ब्रैकेट्स है उसके अंदर सेम चीज आनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास इस पूरे में से बचा x और इस पूरे में से बचा 1। सो ये दो मेरे पास फैक्टर्स आ गए। अब ये दो क्या हैं, दिस एंड दिस, x - 3 एंड x + 1, ये दोनों क्या है, दीज आर
फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हमारे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, हमें क्वेश्चंस में जीरोस निकालनी है तो सिंपल क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा, ये हो जाएगा 3 उधर भेजेंगे प्लस का 3 तो x की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, x की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे या माइनस 1 रखोगे तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो हमें वैल्यूज निकालने को बोली है वो क्या है, 3 एंड माइनस 1। अगर करके देखना है करके भी देख सकते, देखो ये हमने निकाल लिए, आप जरा यहाँ पे पुट करके देखो, हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने कहा भैया 3 रखो तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 9 0, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमने कहा माइनस 1 भी रख सकते हैं तो ये रखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, सो ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0 आ गया हमारे पास। तो देखा आपने दोनों वैल्यूज रख के आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, यही होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कि भैया वो वैल्यू मिल गई हमें x की जिसको इक्वेशन में पॉलिनोमियल में पुट करते ही आंसर 0 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 4 देन a और b की वैल्यू क्या होगी। देखो हमें क्या बोला है, x माइनस 1 फैक्टर है जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसका। अभी लास्ट में हमने क्या समझा था कि जब भी हमने फैक्टर्स निकाले, जैसे हमने कहा भैया ये x माइनस 3 और x प्लस 1 ये दोनों फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, तो जब हमने इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा तो हमें क्या मिला, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिला। तो यहाँ पे भी अगर मैं इस फैक्टर को, ये जो मेरे पास x माइनस 1 है इसको मैं 0 के इक्वल रखती हूँ, सो मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाला सीन है हमारा, या मैंने बोला था 0 की जगह हम इसको रूट बोलेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि x की ये ऐसी वैल्यू हमें मिली है जिसको जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब देखो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी तो ये 0 हो जाएगा, सो ये आ गया 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 और साथ में b, सो 1 का क्यूब 1 प्लस a 1 का स्क्वायर 1 a इंटू 1 इज a देन प्लस 2b और ये रखते ही क्या हो गया, ये हमारी जो पॉलिनोमियल है 0 हो गया। सो ये हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल्स टू, यहाँ 1 है उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। एक इक्वेशन ऐसी ही हमें क्वेश्चन में भी दे रखी है कि a प्लस 4 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो क्वेश्चन में गिवन है a प्लस b इक्वल है 4 के और हमने निकाला a प्लस 2b इक्वल है माइनस 1 के। इनको सॉल्व करो, a से a कट करने साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये सारे साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, ये आ गया b लेकिन माइनस का, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 4 प्लस 1 इज 5, सो ये आ गया b इक्वल्स टू माइनस 5। सो b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को चाहे आप यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पे पुट कर दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये हो गया a प्लस 2 इंटू माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 1, ये हो जाएगा a माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 1, सो a आ गया माइनस 1 प्लस 9 सॉरी प्लस 10, ये इधर माइनस 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 गया 9, तो a आया 9 b आया माइनस 5। देख लो a 9 b माइनस 5 कहाँ है, b पार्ट में। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए। सो आगे देखते हैं हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे इस चैप्टर का है। अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस निकल के यहाँ से आते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले चाहे पानी का ब्रेक ले लो, आराम से पानी वानी पी के बैठ जाओ इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। अब इसमें पढ़ने क्या वाले हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करते ही पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है, ये होते हैं जीरोस।
कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट हमने पढ़ा था, ये जो हमारे एक्स स्क्वायर के साथ 3 है ये एक कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, एक्स के साथ ये जो 5 दिख रहा है 5 कोफिशिएंट है एक्स का, सो इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म क्या होती है भाई हमारी क्वाड्रेटिक की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अरे भाई सो बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, अभी ये काम आएगी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो जरा हमारे पास जो जीरोज होती हैं, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मैंने निकाला कि भैया 1 पुट करेंगे तब भी आंसर 0 आ जाएगा, -3 पुट करोगे तब भी आंसर 0 आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गई? जीरोज हो गई। अभी आपको समझाने के लिए ना मैं ले रही हूँ जीरोज अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा 1 हो गया, बीटा -3 हो गया, तो कोई भी दो रैंडम, तो हमने अल्फा बीटा ले लिया। अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या शुरू हो रहा है? यहाँ पे रिलेशनशिप शुरू हो रहा है कि सम ऑफ इट 0, मतलब अगर एक 0 अल्फा आई है दूसरी 0 बीटा आई है तो अल्फा प्लस बीटा बोले तो 1 प्लस -3, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल है -b/a। अब ये -b/a क्या है? देखो जब भी क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो b क्या होता है? x का कोफिशिएंट है ना, b हमारा x का कोफिशिएंट होता है, सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो हमने देखा सम ऑफ जीरोस, मतलब एक पॉलिनोमियल में दो जीरोस आई, उनको जब आप प्लस करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? जैसे याद करो लीनियर में हम देख के आए थे, लीनियर में एक रिलेशन देखा था ना, उसमें क्या हो रहा था? सिंपल वो कह रहा था कि भैया इसको -b/a कर दिया करो। बट वहां पे b और a अलग अलग थे। क्यों अलग अलग थे भैया? क्योंकि वो लीनियर वाला था, उसमें a का कोफिशिएंट, a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x था, और b क्या था? हमारा कांस्टेंट था, तो वो अलग बात है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो -b/a है ये कोई जीरो नहीं है, ये बोला है आपके पास जो दो जीरोज हैं उनको अगर आप प्लस कर दोगे तो वो इसके बराबर होगा, और अगर उनका प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर हमारे पास ये है अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो वो c/a होगा। c क्या है हमारा? देखो जरा जनरल फॉर्म के हिसाब से c क्या है? कांस्टेंट टर्म, सो c हमारी कांस्टेंट टर्म, और ये डिफरेंस देख लेना, जो ऊपर वाला सम वाला था इसमें माइनस लगा था, यहाँ पे कहीं माइनस टर्म नहीं है, सो कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या है? a क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, आई नो भी ये पढ़ने में लग रहा होगा कि यार मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको थोड़ा इजी कर देती हूँ मैं आपके लिए। अब कैसे इजी करूंगी? लास्ट में जो हम ये कहाँ पे क्वेश्चन था ना जहाँ हमने जीरोज निकाले थे, ये रहे। चलो इस क्वेश्चन में अब उस चीज को जो हम पढ़ के आए ना यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे? देखो सब रब कर देती हूँ, 3 - 1 हमने जीरोस निकाला था, बस वो लिख देती हूँ कि आंसर था 3 और -1। सो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर -2x -3। अगर मैं वैल्यूज बोलूँ, a क्या है? x स्क्वायर के साथ 1 है, b क्या है हमारा? x के साथ -2 है, c क्या है हमारा? -3। साइन साथ में लिखने, ठीक है। तो यहां से आपके पास a b c की वैल्यू आ गई, और हमें पता है कि इस पॉलिनोमियल की ये दो जीरोस है। तो क्या पढ़ के आए हैं? सम ऑफ जीरोस। अगर ये ढंग से एग्जाम्पल समझ लिया ना फिर तुम्हें इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। सम ऑफ जीरोस हमने पढ़ा -b/a में a, तो देखो -b/a -2 अपॉन में a कितना है? 1, सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो ये तो आया 2। अब सम एक्चुअल में करके देखिए, हमारे पास है 3 - 1, सो 3 प्लस -1, सो ये हो जाएगा 3 - 1 = 2। ठीक है, डन। सो ये देखा तुमने, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, सेम चीज है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से जरा प्रोडक्ट निकालते हैं। सो जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने क्या फॉर्मूला देखा? c/a, और प्रोडक्ट क्या है? मतलब दो जीरोस क्या है? 3 इंटू में -1 करो, क्या आएगा? 3 1 जा 3 माइनस का, सो -3 आ गया। और अगर मैं इसके हिसाब से जाऊं तो c क्या है मेरे पास?
-3 है, इसके हिसाब से ये -3 अपॉन में a कितना है 1, सो क्या आया -3। बस यही चीज हमने वहां पे समझी है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल के हम दो जीरोस निकालते हैं उनका सम इक्वल होता है -b अपॉन a के और उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है c अपॉन a के। ठीक है, इस एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ये कंसेप्ट, ये रिलेशनशिप जो है ना, ये जो यहाँ मैंने रिलेशनशिप बताया ये तुम्हें समझ आना चाहिए, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। चलो तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो पहले हमें इसके जीरोस निकालने, जैसे अभी हम उसमें करके आए हैं, उसमें हमने जीरोस बस निकाल रखे थे, तो पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे, देन हम इनके बीच का जो रिलेशन है उसको चेक करेंगे। तो आओ देखते हैं। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल ये भी लिया था क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट पहले यही करेंगे हम। सो हमारे पास है x² प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, फैक्टर्स बनाऊंगी, मैं फैक्टराइज करूंगी, वहीं से जीरोस मिलेंगे। सो यहाँ पे क्या है मेरे पास 10 × 1 10, तो 10 के ऐसे फैक्टर्स जिसको हम प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो 10 के ऐसे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 5 और 2, 5 2 10 होता है, 5 + 2 7 होता है। सो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। सो एक आ गया हमारे पास x प्लस 2 और एक आ गया x प्लस 5। आप दोनों को 0 के इक्वल रखो, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू आ जाएगी -2, और x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। सो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे हमने निकाला कि हमें क्या जीरोज मिली है, हमें मिली है, एक है हमारे पास -2 और दूसरी है हमारे पास -5। तो ये दो हमारे पास जीरोज आई हैं। अब अपना कंसेप्ट अप्लाई करते हैं भाई। हम क्या देख के हैं, जो हमें रिलेशन चेक करना है ना कोफिशिएंट्स और उसका, सो यहाँ पे करते हैं सम ऑफ जीरोस। करो जरा -2 प्लस -5। सो ये हमारे पास हो गया -2 प्लस माइनस माइनस -5 माइनस माइनस प्लस 5 6 7। सो ये आ गया -7। और अगर कोफिशिएंट के हिसाब से देखें तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b अपॉन में a। चलो पहुंच जाओ पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल के हिसाब से a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा x के साथ 7 और c क्या है 10। सो यहाँ पे क्या है -b। सो माइनस एज इट इज 7 हमारा पॉजिटिव है तो साथ में लग जाएगा। a कितना है 1 है, सो हमारे पास क्या आया -7। आप देख सकते हो ये इक्वल है इसके। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट हमारे पास करो जरा -2 इंटू में -5, 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 10 आया है। और अगर हम उसके हिसाब से जाएं तो कोफिशिएंट के हिसाब से ये c अपॉन a होता है। c देख लो क्या है, c हमारे पास है 10 अपॉन में a कितना है 1, सो 10 अपॉन 1 इज 10। सो यहाँ पे देख लो ये और ये इक्वल आए हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे, अच्छा 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास ऐसे दे रखा हो पॉलिनोमियल x² -3 एंड लेट्स सपोज मुझसे पूछ लिया कि बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा, डायरेक्ट यही पूछ लिया, या मुझसे पूछ लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो इस केस में डरना नहीं है कि भैया यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यूज ही नहीं है, क्योंकि a देखो क्या है x² के साथ a होता है मतलब 1। b क्या है इस सिचुएशन में, b हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना x² प्लस 0x -3। तो देयरफॉर b मेरे पास क्या हो गया, b आ गया 0। इसी तरीके से c क्या होगा -3। ठीक है, यहाँ पे अब a b c की वैल्यू मिल गई। अब अगर मुझसे सम पूछा है तो सम क्या होता है -b अपॉन a, मतलब ये तो 0 है, 0 ही हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है c अपॉन a, c कितना है -3 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा -3। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर x के साथ कुछ नहीं है तो भैया उसको सिंपल आप 0 रख लोगे। ठीक है, अब आप कहोगे मैम अगर x² ही नहीं होगा, अगर x² ही नहीं होगा तो वो तो लीनियर हो जाएगा, उसको तो वैसे आप 0 के इक्वल रख के कर सकते हो, उसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और ये सब तो करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे ना, इसके बाद के जितने क्वेश्चन है बहुत ध्यान से समझना। ये कंसेप्ट तुम्हें एनसीईआरटी में तुम्हें ये क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलने वाले, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में
आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है एनसीईआरटी फिर कर रही ना, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन ऑलरेडी डला हुआ है चैनल पे, मैं अभी तुम्हें लिंक वगैरह सब दे दूंगी, प्लेलिस्ट की जो है ना लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर के मिल जाते। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो करने ही है। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज कह सकते हो, जो पहले पेपरों में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस की हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फटाफट से देखो, पहला है सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये हमें निकालना है। सो यहां से हम आराम से, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं, सम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एंड देन सॉल्व कर देंगे। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सो देखो इस सिचुएशन में पहले ए बी सी लिख लें। ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ये 1 हो गया। बी हमारे पास क्या है, एक्स के साथ देखें तो माइनस 4√3 है हमारे पास, एंड सी देखेंगे तो वो 3 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पुट करो माइनस बी, तो ये माइनस का ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 अपॉन में ए कितना है, 1। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 4√3। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सो सी क्या है हमारे पास, 3 अपॉन में 1, तो ये आ गया 3। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4√3 माइनस अल्फा बीटा मतलब माइनस 3। तो इसमें हमें क्या कॉमन मिलेगा, बेसिकली वैसे तो यही छोड़ देना, देखो आंसर्स में ऐसे दे रखा है किसी में 4√3 माइनस 3, 4√3 माइनस 3, तो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, अब हमें क्या बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हाफ अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, ये दे दिया, मतलब फिर से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं हम, के की वैल्यू निकालनी है, उस पर जाएंगे, पर यहाँ से पहले ए बी सी लिख लेते हैं अपना। सो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, बी क्या होगा, एक्स के साथ क्या है माइनस का के प्लस 6, और सी क्या है हमारा कांस्टेंट क्या है 2 और 2 के माइनस 1। ठीक है, ये हमारा सी है। चलो आगे देखते हैं। अब हम पहले निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया के प्लस 6, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया के प्लस 6। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए। सी देखो क्या है, सी है हमारे पास 2 और साथ में ब्रैकेट में है 2 के माइनस 1, अपॉन में क्या होगा ए 1 है, सो यही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें भी ए 1 था इसलिए मैंने लिखा नहीं। आप देखो जरा हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, के प्लस 6 इक्वल है हाफ किसके, अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 और साथ में 2 के माइनस 1। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाए, सो ये हमारे पास हो जाएगा के, एंड ये प्लस का 6 उधर चला जाएगा, और इधर जो 2 के माइनस 1 बचा, 2 के इधर ले आएंगे, प्लस हो जाए, उधर प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस 2 के, एंड ये हो गया माइनस 1, प्लस का 6 इधर जाके माइनस का 6 हो गया। सो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, सो ये आ जाएगा माइनस का के, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के की वैल्यू आ गई 7। सो देख लो बी पार्ट हो गया हमारा, के की वैल्यू 7। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली, यही क्वेश्चंस आते हैं, और अभी कंसेप्ट्स के साथ ही अगर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चलोगे ना, कभी ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इसी तरीका का कुछ। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब उन्होंने क्या कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के, तो हमने मान लिया ये दो जीरोस हैं, इनका सम इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, टू द प्रोडक्ट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू निकालनी है, सो के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। जरा ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर के साथ k है, बी क्या होगा, x के साथ 2 है, और सी क्या होगा, कांस्टेंट हमारा 3k हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर हम सम निकालेंगे तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -2 अपॉन के, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होगा, सी अपॉन ए, सो सी क्या है 3k अपॉन में
a क्या है k, सो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं k से k कैंसिल हो गया, ये आ गया 3। अब हमें बोला है कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला है हमने, -2/k इक्वल है अल्फा इंटू बीटा विच इज 3। सो यहाँ पे k ऊपर चला जाएगा, ये हो गया -2/3 और ये आ गया k की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो k आ गया हमारा -2/3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 इज अ जीरो पॉलिनोमियल दिस एंड दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब इन्होंने बोल दिया कि 1 है, इसका भी इस पॉलिनोमियल का भी जीरो लिख लेते हैं, a y स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3। 1 इसका जीरो है, इसका मतलब क्या है कि जब इस पॉलिनोमियल में मैं वैल्यू 1 ऐड करूंगी तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो ये हो जाएगा हमारा a और y 1 रखो प्लस a y फिर से 1 रखो प्लस 3। सो ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर 1, सो a प्लस a इंटू 1a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो a प्लस a 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ, 3 उधर चला जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई -3/2। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं, दूसरी पॉलिनोमियल पे चलते हैं। हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस y प्लस बी, और यहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि अगर y की वैल्यू 1 रख दी गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। सो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस b इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, इधर जाएगा तो माइनस का 2 आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 और a की वैल्यू ये आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड a इंटू बी। a कितना है -3/2 और b कितना है -2। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 इज द आंसर। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को कितना मर्जी घुमा ले तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अब ये देखो, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इफ m and n are the zeros of the polynomial, find the value of the following without factorizing the polynomial। so हमारे पास क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और इसके दो जीरोस दे रखे हैं m and n। ठीक है, अब हमें इसको फैक्टराइज नहीं करना, लेकिन इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, देखो m and ये बेसिकली वही है अल्फा और बीटा, बस उसकी जगह m और n नाम दे दिया। सो हमें पता है m प्लस n अगर मुझे निकालना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, पहले इसका लिख लेते हैं, a क्या है एक्स स्क्वायर के साथ 3, b क्या है -1 और c क्या है -2, तो ये होगा -b/a। -b बोले तो प्लस का हो जाएगा, तो +1 अपॉन में a है 3, तो ये आ गया 1/3। इसके अलावा इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो m इंटू n क्या होगा हमारे पास, c कितना है -2 अपॉन में a 3, तो -2/3। तो यहाँ से हमने वो निकाल लिया जो भैया चीज़ हमें पता है कि सम और प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, हमें बोला है निकालो 1/m प्लस 1/n। सो इसमें क्या करेंगे हम, इसको वो करते हैं एलसीएम लेते हैं, ये आ गया mn, m से मल्टीप्लाई n को करना पड़ेगा प्लस n से मल्टीप्लाई m को करना पड़ेगा। अब जरा इसको देखो, अब सिंपल लग रहा होगा, m प्लस n क्या है 1/3 अभी निकाला हमने, अपॉन में mn मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है -2/3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/-2। क्लियर है, तो पहला पार्ट हमारा हो गया, क्या आंसर आया 1/-2 या -1/2। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान से देखो, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से पहुंच पाएंगे हम m स्क्वायर और n स्क्वायर पे, देखो हमारे पास है कि m प्लस n इक्वल है, सम किसके इक्वल था 1/3 के। अगर मैं इसको कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में मेरे पास हो जाएगा m प्लस n इस पूरे का स्क्वायर और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर। सो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो m और n मल्टीप्लाई करके क्या आ रहे हैं, यहाँ पे ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो मेरे पास आ गया, 2 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मैं, mn कितना है -2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/9। और नेक्स्ट स्टेप में देखो m स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4/3, उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4/3। जरा इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, ये समझ में आया 4/3 कहाँ से आया, 2 × 2 किया 4/3, तो यहाँ पे माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो बस इसको अब सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा यहाँ पे लो एलसीएम लाइन लेंगे, ये आ गया 1, 3 × 3 करना पड़ेगा, 4 3 = 12, सो ये आ गया 13/9। सो देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमारा आ गया 13/9। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया है, कैसे किया है। आपको ये देखना है कि यार देखो, अगर जीरोस दे रखे हैं हमारे पास क्या है, सिर्फ सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसी का ही हमें पता है कोफिशिएंट्स की हेल्प से निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ तक कैसे पहुंचना है वो जब आप करना शुरू करोगे, जब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अभी थोड़ा केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, बट इजी सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं थोड़ा सा। One day, Amit noticed that the water is coming out of the pipes to fill the pool. Then he told his friend that the shape of the path of water falling is like that of a parabola and can be represented by a quadratic polynomial this. तो अब यहाँ पे उसको ये शेप दिखी, और ये शेप किसकी है, उसको लग रहा भाई ये तो पैराबोला शेप बन रही है। पैराबोला शेप हमारी कहाँ होती है, अभी हम पढ़ के आए थे, जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा पैराबोला शेप का बनता है। मैंने कहा था ना कहीं काम आ जाएगा, इसलिए समझाया था। अब उसने बोला कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस m। अब m क्या है ये हमें नहीं पता, हमें बोला है इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ m इज। अब क्या बोला है कि एक जो वैल्यू है, मान लो एक जीरो हमारी अल्फा है, तो दूसरी इसका रेसिप्रोकल होगी, मतलब 1/अल्फा होगी। जो हम अल्फा और बीटा लेते थे उसकी जगह हमने कहा एक अल्फा है और दूसरी 1/अल्फा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। सो अब ये दोनों हमें मिल गई। अब मैंने फिर से बताया जीरोस के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ भैया या तो उनका सम निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो अगर मैं इनका सम निकालूं तो देखो अल्फा प्लस 1/अल्फा क्या होगा, जो भी कह रहे हैं यहाँ पे आपका आता रहेगा, कुछ फायदा तो नहीं हो रहा हमें। लेकिन अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूं, जब भी रेसिप्रोकल है ना, ये प्रोडक्ट हमारे बड़े काम आएगा। प्रोडक्ट क्या होता है, C/A, और अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल है C कितना है, यहाँ पे देखो अगर मैं वैल्यूज लिखूं, A है 5, B है 13 और C मेरा कांस्टेंट है M। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो C है M और A क्या है 5, तो ये M/5 आ गया, और यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया, ये आ गया 1 इक्वल्स टू M/5। 5 को उधर भेज दो तो M इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या करना था, M की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी रेसिप्रोकल की बात होगी ना, सो उस रेसिप्रोकल में तुम्हारा प्रोडक्ट वाला काम आएगा, क्योंकि एक चीज जब दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वो अपने आप ही आपस में कट जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा पहले टॉपिक समझ लो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप कभी कभी ना क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको सम बता दिया, ये सम है और ये प्रोडक्ट है जीरोस का। अब इस सम और प्रोडक्ट की हेल्प से आप पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो उसके लिए आपको क्या सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस जो भी सम दे रखा है वो, और साथ में x लगा देना, और प्लस हमारा जो प्रोडक्ट है वो लगा देना। दोबारा से इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है कि माइनस लगाना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा और साथ में x, और प्लस हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस सम जो भी दे रखा है उसके साथ x लगा देंगे, और फिर प्लस प्रोडक्ट। ये याद रखना है तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस जो भी सम ऑफ जीरोस है वो, प्लस जो भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से आएगा। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज नेगेटिव। अच्छा पहले इतना बड़ा करने की जगह एक सिंपल क्वेश्चन मैं बताती हूँ। मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया कि भैया सम है 4 और प्रोडक्ट है -8। ठीक है, नाउ ये दो चीजें दे दी। अब यहाँ पे मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड देन हमारे पास आएगा माइनस का 4 और साथ में x, और साथ में हमारे पास आएगा प्लस का
8, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम इसको बनाएंगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाया, इसको हमेशा ब्रैकेट में करके ना बाहर के लिख देना, इसको हमेशा ब्रैकेट में करके ना बाहर के लिख देना। उससे क्या होगा, के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे इसके आगे अगर मैं के लगा दूं तो के की वैल्यू अगर 1 है सो ये इक्वेशन ऐसी है, अगर के की वैल्यू 2 हो गई सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8x एंड 8 इंटू 2 16, तो ये हो जाएगी। के की वैल्यू 3 होगा तो 3x स्क्वायर, देन 4 3 ज़ा 12x एंड देन 8 3 ज़ा 24, ये हो जाएगी। ऐसे ही 4 5 6, तो के की ये सभी इक्वेशंस जो है वो पॉसिबल हैं जब हम के की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे। तो अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है तो आप उससे इस तरीके से इक्वेशंस बना सकते हैं, या जिसको हम बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आप जरा उस क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन अब वो बोल रहे हैं कि इसका जो जीरोस है, मान लो एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, या सिंपल वर्ड्स में एक 3 है, अगर एक 3 है तो दूसरा -3 हो गई, ये दो जीरोस हो गई। ठीक है, तो जरा एक बार सोचो, अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगा मेरा। देखो, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सम जब हमने किया तो सम हमारे पास 0 आ गया, और हमें पता है सम क्या होता है, -b अपॉन a, सो ये तो -0 हो गया, अपॉन में कुछ a होगा हमारे पास, अभी तो हमें नहीं पता ये क्या है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें प्रोडक्ट, अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं तो क्या होगा, अल्फा इंटू में माइनस अल्फा, सो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर और माइनस का आएगा वो। तो यहां से हमें क्या पता चला कि एक तो b वाला जो है वो 0 हो गया, और दूसरा हमें क्या समझ में आया कि जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस अल्फा मतलब नेगेटिव आ रहा है वो। अब यही यहाँ पे पूछा गया है, हैज नो लीनियर टर्म। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसकी कोई लीनियर टर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसकी कोई लीनियर टर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो x के साथ वाला, अब यहाँ पे तुम्हें नाम में कंफ्यूज कर दिया, उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ax और प्लस b। हम हमेशा कहते हैं ना ये कांस्टेंट है, तो वो नाम में कंफ्यूज करे। मेन मुद्दा क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे हमने जिसको b लिया है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, वो 0 होगा। और अगर x का कोफिशिएंट 0 है, मतलब ये अगर ऐसे है एक्स स्क्वायर देन प्लस 0x एंड देन प्लस b, सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया। सो दैट मीन्स इट हैज नो लीनियर टर्म, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म जो भी होगी नेगेटिव आएगी, ये फॉर श्योर है। ठीक है, सो देखा जाए तो पहले पार्ट में दोनों सही बातें लिखी है। बाकी देखिए, हैज नो लीनियर टर्म, ये बिल्कुल सही बात है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी एक प्लस का और एक माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, सो ये पार्ट गलत है। नेक्स्ट है, कैन हैव अ लीनियर टर्म, नो, क्योंकि सिंस हमारा जो x का कोफिशिएंट है वो 0 आ गया तो उसकी लीनियर टर्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट में भी यही लीनियर टर्म होगी, नहीं, लीनियर टर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है। जब आप एक पॉजिटिव नंबर को उसी के नेगेटिव नंबर से प्लस करोगे तो आंसर 0 आएगा। जैसे +3 -3 0 हो गया, 4 -4 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन एक हमने यहाँ पे केस बेस लिए, ये सिंपल होते हैं, बस तुम्हें डराने के लिए होते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन देख के लगता है हाई केस बेस स्टडी के समझ नहीं आते, जब तक क्वेश्चन पे पहुंचते बहुत आसान हो जाता है। आओ देखिए, while having a banana during breakfast, Sakshi realized that the shape of the banana on the dining table resembles the shape of parabola about which she had just studied, and she can also find out zeros of the banana if it is shape is drawn on the graph paper। मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती, जैसे ये जो केस स्टडी बनाते हैं, कौन बैठ के ब्रेकफास्ट में बनाना को देख के पैराबोला सोच रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा। ये कहाँ से आती हैं ये साक्षी वाले बच्चे, मेरे को नहीं पता, क्योंकि हमारे दिमाग में तो एज अ टीचर भी मेरे दिमाग में नहीं आता कि हाँ यार ये बनाना तो पैराबोला शेप का, इसके कुछ जीरोज होगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कुछ ऐसा दिमाग में नहीं। तो बट ठीक है, केस स्टडी बनाने के लिए वो बस कहानी लिख देते हैं, आपको कहानी पढ़ लेनी है। आगे देखो क्या पूछा है, शी रैंडमली थॉट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैव जीरोज एज -2 and 5। तो अब ये क्वेश्चन उसके दिमाग में अच्छा आया, वो सोचती है कि -2
और 5, ये दो जीरो किस किस पॉलिनोमियल की हो सकती है। मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमने -2 डाला वो 0 हो जाएगा, 5 डाला 0 हो जाएगा। ऐसा एक और पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसमें हमने -2 डाला वो 0 हो जाएगा, 5 डाला वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे कितने ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, इसका सम निकालते हैं। तो सम निकालेंगे, क्या आएगा, -2 + 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया 3 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास सम। हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने सम ऑफ जीरोस किया ना। कितना आ गया, 3 आ गया। चलो ये चीज़ मिल गई हमें। इसी तरीके से मैं इसका प्रोडक्ट निकालती हूँ, आपको समझा रही हूँ मैं, ध्यान से समझना। प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू में 5 करेंगे, 5 2 = 10 और ये आ गया -2। तो हमने देखा अल्फा इंटू बीटा -10 आया। अब यहाँ से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊँ, सो ये देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले के जो हमारा कांस्टेंट, और यहाँ पे हम शुरू करते हैं x² से, फिर हमारा आता है माइनस का सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 3, उसके साथ x लगाते हैं। फिर हमारे पास प्लस प्रोडक्ट -10 है तो ये हो जाएगा -10। सो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो इस k का रोल आएगा यहाँ पे। अगर k की वैल्यू 1 है तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² - 3x - 10। और इसी तरीके से k की वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x² -3 2 = 6x एंड -20। 3 से करोगे तो 3x² -3 3 = 9x -30। इस तरीके से मैं जितनी k की वैल्यूज डालती रहूंगी उतनी मेरे पास इक्वेशंस यहाँ पे, या मैं कह सकती हूँ पॉलिनोमियल्स आते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये जितने भी पॉलिनोमियल्स है, चाहे पुट करके देख लेना, ये जितने भी पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं ना, इसमें जब आप x की वैल्यू क्या थी हमारे पास -2 या 5 डालोगे तो ये सब 0 हो जाएंगे। ये चीज तुम होमवर्क में ना करके देखना। एक मैं तुम्हें करा देती हूँ, मान लो किसी रैंडम इस वाली में मैं वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ। ये है 2x² - 6x -20, तो ये हो जाएगा 2x कितना, मान लो 5 पुट कर दिया हमने, सो ये आ गया 5 का स्क्वायर -6 इंटू 5 एंड -20, ये हो जाएगा 5 5 = 25, 25 इंटू 2 करेंगे 50 -6 5 = 30 -20, तो ये आ गया 50 -50, ये आ गया 0। इस तरीके से आप ऐसी जितनी इक्वेशंस बनाओगे, जितने ऐसे पॉलिनोमियल्स बनाओगे, सब में x की वैल्यू अगर -2 या 5 डालोगे तो वो 0 होता रहेगा। तो हमने देखा कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं, मोर देन 3। 3 तो हमने बनाया, 4 से मल्टीप्लाई करो, अगला आ जाएगा 4x², 12x एंड 40। इसी तरीके से 5 से करोगे, 6 से करोगे, 7 से करोगे, सो देयरफॉर मोर देन 3 आर पॉसिबल। ऐसी 3 से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं जिसके जो हमारे वो होंगे जीरोस होंगे -2 और 5 हों। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब नेक्स्ट देखो, एक और हमारे पास केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। प्रज्ञा वाज सर्चिंग वेरियस आर्किटेक्चरल मार्वल्स एंड केम अक्रॉस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इट इंस्टेंटली रिमाइंडेड हर दैट द शेप ऑफ द एक तो किसी को भी कुछ ऐसा दिख रहा है ना, उसको पैराबोला याद आ जाता है। ठीक है, अब तुम्हारा भी यही काम है, जहां इधर उधर देखो, अपने जो आसपास देखो, जहां पैराबोला की शेप दिखे ना, कमेंट सेक्शन में बता देना ये पैराबोला है, ये पैराबोला, क्योंकि इन बच्चों को तो बहुत दिख रहा है भाई साहब। सो अब क्या सोचा उसने, हाउस सोचा चलो ये भी पैराबोला है, इसके भी 2 रूट्स होंगे। तो इफ टू जीरोस बी, अगर है इसके 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2, ये 2 हमें रूट्स दे दिए, या हम कह सकते हैं जीरोस दे दी। एंड देन वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द शेप ऑफ दैट। तो हमें यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो अगर मेरे पास 2 जीरो है, मान लो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इनका सम निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 5 - 3√2 एंड +5 + 3√2। सो 3√3 क्यों लिख दिया मैंने, 3√2। सो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 5 + 5 10 हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, अल्फा इंटू बीटा कर दो, तो 5 - 3√2 और यहाँ पे है 5 + 3√। याद करो, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कभी किसी ज़माने में हमने, a + b a - b वाली। क्या होता है उसमें, अगर आपके पास a + b a - b है तो वो हो जाता है a² - b²। सो यहाँ पे यही है 5 - 3√2 5 + 3√2, सो ये हो जाएगा a² - b²। सो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -3 3 = 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो इंटू में 2 9 2 = 18। सो 25 -
18। सो ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो ये आ गया हमारे पास 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 7 ही सिर्फ। सो दिस इज दी प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। चलो भाई लिख लेते हैं इसको। हमारे पास क्या होता है के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर देन माइनस एल्फा प्लस बीटा, मतलब जो सम है उसके साथ एक्स और फिर प्लस जो प्रोडक्ट है एल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से। तो ये हो गया के एंड एक्स स्क्वायर तो अच्छा एज इट इज लिखेंगे माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना आया था, सम कितना है 10। सो ये आ गया माइनस 10x। देन हमारे पास प्रोडक्ट एल्फा प्लस बीटा कितना आया है 7। सो ये आ गया 7 और ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड जो हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा था। अब के की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम 1 पुट करके कह देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। जैसा तैसा कैसे भी क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रखे हो, जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं जब आप वो कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो आपको सभी क्वेश्चन इजी लगेंगे। ठीक है, डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन। सिर्फ ऐसा नहीं कि बैठ के सुन लिए, हाँ मैम ने करा दिया, अरे वाह ये तो बड़ी जल्दी हो गया, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है। जब तक खुद नहीं करोगे कुछ आसान कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब खुद करने बैठोगे तब पता चलेगा क्या चीजें तुम्हें ईजी लग रही है, क्या चीजें मुश्किल लग रही है। एंड इस सेशन के साथ साथ एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है आपकी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन, हर पार्ट, हर एग्जाम्पल आपका ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर, जो चैप्टर आप कर रहे हो उसकी प्लेलिस्ट दे रखी है, बस उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। वहां पे आपको एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज एग्जाम्पल सब मिल जाएंगे। ठीक है, सो लिंक मैं यहाँ पे भी कहीं मेंशन कर दूंगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में हर पूरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी है। सो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, और ये सेशन कैसा रहा, कैसे लगे क्वेश्चंस आपको, कितना मजा आया, डू लेट मी नो। अच्छा मजा नहीं भी आया तब भी डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाय बाय।